डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः आपके एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 23 लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर चल रहा है ना। जैसे कि आपको पता है, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन हो रहा है कंप्लीट, और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का तो एक ही पेपर आपके एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स चल रहा है ना। पिछले वाले पार्ट में जैसा कि आपको पता है, पार्ट नंबर 23 के अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। 23 के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में वृद्धि करने के लिए अपन ने इसका उपयोग लिया। ठीक है, तो इसमें आरएफ फ्रीक्वेंसी और जोड़ी थी, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र। आरएफ फ्रीक्वेंसी और जोड़ते हैं, पहल पूरा का पूरा प्रोसेस इसका उसके द्वारा था, बीटाट्रॉन के द्वारा, लेकिन उसमें रेडियो आवर्ती और जोड़कर अपन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं ना। तो इसकी अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन, कैसे क्या डायग्राम का पूरा सेटअप हो रहा है वो अपन ने देख लिया था। और एक अपन ने इसकी कार्यविधि वर्किंग भी पढ़ ली है ना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाएगा आप, तब जाके आपको ये चीज़ें कंप्लीटली सोल्व होगी है ना। रचना और कार्यविधि अपन ने दोनों कंप्लीटली देख ली। आज बाकी इसका सिद्धांत, आज अपन क्या पढ़ेंगे 23 पार्ट में, इसका सिद्धांत, इसकी थियोरी पढ़ेंगे या इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें फॉर्मूला आएगा अपने पास कि इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा मिल रही है वास्तव में, है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे इसका सिद्धांत। तो शुरू करते हैं, आइए इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर सिद्धांत, है ना। अपना टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है ना, इसके अंदर अपने को पढ़नी है सिद्धांत, है ना, जिसको अपन बोलेंगे थ्योरी। एक पार्ट और बाकी इसका सिद्धांत, ओके, थियरी या थ्योरी। आज अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, आइए इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के अंदर कैसे क्या फॉर्मूला आएगा अपने पास। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती हैं, कितनी, कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती हैं, तो इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। पहले अपन ने देखा था, तो इसका वेग प्रकाश के वेग के, तो इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर ऐसे बताते हैं ना अपन, है ना। ये इसका वेग प्रकाश के वेग के क्या होगा, लगभग इक्वल होगा। तो इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाता है। हो जाता है, एक बार है ना, थोड़ा मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की, अतः इस वेग से, अतः इस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की चक्रण आवर्ती, यहां से अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना। इस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्ष में चक्रण आवर्ती, गतिशील इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्ष में चक्रण आवर्ती यहाँ से अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, है ना। गतिशील, इधर रखते, थोड़ा उधर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। गतिशील इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्ष में चक्रण आवर्ती, इसको पूरा ऐसे लेते हैं ना। वृत्ताकार कक्ष में चक्रण आवर्ती। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास F बराबर, सॉरी अब कैसा है एक बार मैं लिख लेना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। F बराबर C अपॉन
2πr0। अभी आया कैसे देखिएगा आप, ये फॉर्मूला है अपने पास कि आपको पता है टाइम पीरियड टी क्या होता है। यहाँ पर देखिए बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। टाइम पीरियड टी क्या होता है, आवर्तकाल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, समय। टी को अपन समय के रूप में लिख सकते हैं टी, और समय क्या होता है आपको पता है, दूरी अपॉन चाल। दूरी अपॉन चाल तो डिस्टेंस क्या हो गई आपको पता, उसके अंदर गतिशील होना, तो 2πr वृत्ताकार कक्षा का पूरा चक्कर, तो ये हो गया आपके पास 2πr0 अपॉन चाल क्या है यहाँ पर c। अपन ने लिखा कि प्रकाश के वेग के लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कैपिटल टी को अपन ने स्मॉल टी के रूप में लिया और 2πr0 अपॉन c। अब आपको पता है कि t जो होती है इज 1/f। एक चीज ये भी देखिएगा आप, t क्या होती है 1/f, तो इसका मतलब जब f का फॉर्मूला निकालेंगे तो अपन c/2πr0 है ना। अब आपको पता है एक चीज और है, देखिए वो ये है कि चूंकि ओमेगा बराबर क्या हो जाता है 2πf, 2p/t होती है 2πf, तो यहां से अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा c/r0। उम्मीद करूंगा फॉर्मूला समझ में आ गया हो। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास c/r0 है ना। तो ये तो ओमेगा हो गया। या अगर आप यहां से आवर्ती निकालना चाहो, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अगर आप एग्जैक्ट इसका मान निकालना चाहो तो आवर्ती कितनी हो जाएगी आपको पता है, आवर्ती f बराबर c कितना होता है, c होता है 3 × 10⁸, जैसा कि अपने को पता है यही होता है ना, अपॉन 2 × 3.14, बस डिपेंड करेगा r0, बाकी सारे कांस्टेंट है, c/2π सारे कांस्टेंट है। अब डिपेंड किस पे करेगा, r0 जो आपकी अलग होगी है ना, तो ये मान डिपेंड कर रहा है सिर्फ r0 के ऊपर है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आवर्ती हो जाएगी लगभग 47.8 × 10⁶ अपॉन नीचे क्या चलेगा r0 हर्ज, इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, समीकरण सेकंड बन गई। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से है ना, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गति करता है, है ना, इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गति करता है, मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर चुंबकीय क्षेत्र b में गति करता है, तो कोणीय आवर्ती, तो कोणीय आवर्ती कितनी हो जाएगी, तो कोणीय आवर्ती, देखो साइक्लोट्रॉन पढ़ा था तब अपने पास फॉर्मूला है ओमेगा बराबर QB/m है ना, तो यहाँ पर Q इलेक्ट्रॉन है तो EB/m हो जाएगा। यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, तो EB/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप यहाँ से आवर्ती निकालना चाहो, ये तो कोणीय आवर्ती हो गई, ये कौन सी होगी, कोणीय आवर्ती। अगर आप यहाँ से आवर्ती निकालो फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा आपका पुनः। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है 2πμ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πμ होता है ना, आवर्ती के रूप में 2π/t होता है, तो आवर्ती और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यहाँ अपन f ले ली, इसलिए हम अपन चेंज करें तो 2π क्या हो गया, म्यू हो गया। तो जब यहाँ से आप म्यू निकालोगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप म्यू निकालो तो म्यू बराबर ω/2π, ये होगा ना, तो ω/2π, तो ω/2π होने का मतलब 2π आपका इधर आ गया, तो आपके पास हो जाएगा EB/2πm। समीकरण नंबर ये तो हो गया आपके पास 3 और ये बन गई 4। देखिए पॉइंट टू पॉइंट चले और अपने पास एक नई आवर्ती आ गई EB/2πm, ठीक है। अब आपका एक बार बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया है तो इसको अपन समझ लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे है। देखो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई है ना, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, तब जाकर आप उस कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे कि वैल्यूज अपने पास कैसे प्राप्त हो रही। तो एक बार वापस समझते आइए। तो अपने पास था कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, शुरू में अपने को पता है, मैंने आपको वर्किंग के अंदर भी लिखाया था, जब मैंने आपको वर्किंग पढ़ाया था ना, तभी मैंने आपको बताया था कि आप जब इलेक्ट्रॉन को उस सिंक्रोट्रॉन के अंदर डाल रहे हो तब तक उसके पास पर्टिकुलर कुछ न कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कितनी है, 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती हैं। तो इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर, इसका वेग किसके बराबर हो जाता है, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर, यानी v को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, c से हो जाता है। तो अतः इस वेग से गतिशील, इस वेग से मतलब c वाले वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्षा में चक्रण आवर्ती,
उस वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है ना, तो उसकी सबसे पहले अपन देखते हैं चक्रण आवृत्ति। तो चक्रण आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो F बराबर C/2πr0। r0 वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की रेडियस है। कैपिटल R0 अपन ने बीटाट्रॉन में मानी है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल R0 बीटाट्रॉन में मानी है, यहाँ अपन स्मॉल r0 ले रहे। अब ये आई कैसे, तो इधर देखिएगा आप, आवर्तकाल t एक प्रकार का समय, ये निकालने का तरीका देखो बुक्स में आपके पास डायरेक्ट लिखा हुआ है। आवर्तकाल t एक प्रकार से क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। दूरी का मतलब एक वृत्ताकार कक्षा में पूरा चक्कर डिस्टेंस होती है तो उसकी परिधि 2πr0/c। अब आपको पता आवृत्ति इसके अपोजिट हो जाएगी, तो c/2πr0 यही बनी यहाँ पर, f बराबर c/2πr0 है ना। तो या आप यहाँ से अगर ओमेगा निकालो, कोणीय आवर्ती निकालते हो, तो कोणीय आवर्ती आपको पता ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। तो अगर आप इस 2πf को इधर भेजोगे तो ये पूरा ओमेगा हो गया, तो इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या हो गया c/r0। एक ये तो कोणीय आवर्ती, ये चक्रण आवर्ती है ना। आप अगर इसका एग्जैक्ट अब मान निकालना चाहो कि f कितना आ रहा है, तो आवर्ती f बराबर हो जाएगा, c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ 2π 3.14 r0। तो ये मान हो जाएगा 47.8 × 10⁶ हर्ट्ज/r0। बस आपकी रेडियस चेंज होती रहेगी। जब वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 5 मीटर है या 6 मीटर या 5.8 मीटर, तो बस आपको वही वैल्यू यहाँ पुट करनी, ठीक है। अब पुनः आवर्ती अपन म्यू के रूप में लेके आए। अब अपन v वेग से, अब अपन ने क्या चेंज किया कि यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से, है ना, यहाँ पर आप इसे ऑब्लिक रखना, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र b में गति करता है, तो कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर साइक्लोट्रॉन में निकाल रखा है QB/m। यहाँ पर Q इलेक्ट्रॉन पर आवर्स E है, तो EB/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये तो कोणीय आवर्ती है, या अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है 2π म्यू होता है। यहाँ पर अपन म्यू ले रहे हैं, वो f अलग थी, ये म्यू है, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो गया ओमेगा/2π। तो ओमेगा का मान रख दिया अपन ने, तो म्यू बराबर क्या हो गया EB/2πm। यहाँ तक ठीक है। अब ये फॉर्मूले दोनों काम आएंगे अपने ओमेगा के। एक तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 देखिए, यहाँ से दोनों बोर्ड भर गया है देखो, तो अपने को मिटाना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों लाइनें कंप्लीटली लिखी हुई है ऐसे, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ लिखा और उसके बाद अपन ने यहाँ लिखा, है ना। तो चलो आगे चलिए। अब अपने पास हो जाएगा यस। अब आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 जो आई थी ना वो उससे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 समीकरण 2 जो आई थी ना वो वाली अपने पास समीकरण 2 आई आवर्ती वाली, कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट वाले, है ना, 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर कि 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवर्ती परिवर्तित नहीं होती हैं, परंतु एक समीकरण और बनी अपने पास, वो कौन सी बनी, परंतु समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 जो भी बनी ना वो दोनों अपने पास, परंतु समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, है ना, परंतु समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के परिवर्तन के कारण, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के परिवर्तन के कारण, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घूर्णित
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घूर्णित कक्षीय आवर्ती में भी परिवर्तन होता है। कक्षीय आवर्ती में भी परिवर्तन होता है ना। कक्षीय आवर्ती में भी चेंजेज होगा। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर वो है ना फ्रीक्वेंसी, अब वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही। आपके पास दो इक्वेशन है, जो समीकरण सेकंड है, इक्वेशन सेकंड, उसमें देखिए कोई चेंजेज नहीं हो रहा, लेकिन समीकरण जो थर्ड है उसके अंदर मास आ गया, इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, मास आ गया, तो वहाँ पर मास की वजह से वो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है, में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। है ना, दोनों इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी की, एफ वाली यही एक तो जिसमें एम नहीं था, मास नहीं था, और एक है तीसरी समीकरण जिसमें Eb/2πm मास आ रहा है आवर्ती का म्यू वाली। तो समीकरण 2 से तो स्पष्ट है कि 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है ना, यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। परंतु समीकरण 3 जो है उससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो रहा है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घूर्णित कक्षीय आवर्ती में कोई यहाँ पर परिवर्तन होता है, कक्षीय आवर्ती में परिवर्तन होता है ना। शायद समीकरण 3 नहीं होगी, वो आपकी समीकरण थी 4, ये आपकी समीकरण 4 है यहाँ पर, नोट 3 है ना। तो अब देखिए आप समीकरण 1 व 3 से दोनों कोणीय आवर्ती की थी, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से कोणीय आवर्ती के लिए, कोणीय आवर्ती ओमेगा के लिए, है ना। तो ओमेगा बराबर क्या था आपको पता है, एक तो था C/R0 और एक था आपके पास Eb/m, यही था। तो दोनों इक्वल आ गई, देखो C/R0 Eb/m। यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा Eb/r0/mc। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का संवेग हो गया, mv होता है, यहाँ पर c के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संवेग है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का संवेग p बराबर क्या है mc होगा ना, mv होता है, तो यहाँ पर अपन लगभग इलेक्ट्रॉन का वेग c के बराबर मान रहे थे, इसका संवेग हो गया। तो आपके पास इक्वेशन ऐसे बन गई कि p के रूप में आ गई, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो तो आपके पास क्या हो गई, आपके पास हो गई p बराबर, ये पूरा p हो गया Eb/r0, p बराबर Eb/r0, इक्वेशन नंबर 5 है ना। p बराबर क्या हो गया आपके पास Eb/r0। अब अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंज होगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा √E बराबर p²c² प्लस m02c4, ये रिलेशन होता है, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में या फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में बहुत बार पढ़ाया है मैंने आपको। E² बराबर क्या होता है, p²c² प्लस m02c4, ये होता है, जहाँ पर p²c² उसकी गतिज ऊर्जा है, ये उसकी विराम द्रव्यमान वाली ऊर्जा है ना, ये रिलेशन होता है, आइंस्टीन ने बताया था। तो E बराबर p²c² प्लस m02c4, कि यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग, यहाँ से अपन बताएंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा गतिज ऊर्जा, है ना, संवेग से अपने पास गतिज ऊर्जा आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा गतिज ऊर्जा, उसकी विराम ऊर्जा, कौन सी, ये वाली m0c² है ना, उसकी विराम ऊर्जा अगर बाहर लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, m0c² से, उसकी विराम ऊर्जा m0c² से बहुत अधिक हो तो पीसी की तुलना में, पीसी है ना, उसके कंपैरिजन में, पीसी की तुलना में m0c² को
नगण्य माना जा सकता है। अब देखिए वापस यहाँ से चेंज, एक बार पुनः बोर्ड भर गया, थोड़ा बड़ा है सिद्धांत, लेकिन अब क्या करें, ये जो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, जो मेन वास्तव में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिएगा अपने पास पहले जो बोर्ड मीटा है ना, ऐसा कैसे भरा होता, तो अपने पास चारों समीकरण थी, 4 समीकरण अपने कंप्लीटली की थी। पहली ओमेगा कोणीय आवर्ती की आई थी, फिर उसी के साथ आवर्ती की आई थी एफ बराबर जो पर्टिकुलर कोई वैल्यू थी, दूसरी समीकरण, फिर उसके बाद तीसरी समीकरण पुनः मास के रूप में कोणीय आवर्ती की आई, और चौथी समीकरण पुनः द्रव्यमान के रूप में कोणीय आवर्ती की आई। तो दूसरी और चौथी दोनों आवर्ती की थी, और पहली और तीसरी किसकी थी, कोणीय आवर्ती की थी। यहीं से अपन ने कुछ रिलेशन निकाला कि देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट ये था और 4 से ये स्पष्ट था। पहले अपन ये लिखा, फिर इसके बाद अपन यहाँ पर पहुँचे। ये मैंने आपको समझा दिया था कि समीकरण 1 व 3 से जो कोणीय आवर्ती ओमेगा के लिए, दोनों ओमेगा का मान है कोणीय आवर्ती का, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर एक तो क्या था C/R0, यही बराबर हो जाएगा EB/m। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपके पास हो गया EB/R0 बराबर MC यानी MV, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग हो गया P, तो इसका मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का संवेग P बराबर क्या बन गया EB/R0। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अपन एक रिलेशन पढ़ रखा है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टोटल एनर्जी होती है E बराबर गतिज ऊर्जा और इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा, P² चीज करे गतिज ऊर्जा है ना, संवेग के रूप में इस प्रकार होती है, अपना फॉर्मूला निकालो है, प्लस m0² C4 जहां पर विराम ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन गतिशील है, उस कक्षा में कंटिन्यू क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है, गति होगी तभी तो इसकी गतिज एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा की तुलना में उसकी विराम ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर नगण्य। इस चीज को ध्यान में रखो। ये अपन ने देखा कि यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा गतिज ऊर्जा उसकी विराम ऊर्जा कौन सी m0c², इसका अंडरूट अपन ने निकाले, से बहुत अधिक हो तो पीसी की तुलना में क्या हो जाएगा, m0c² को नगण्य माना जा सकता है। तो अब देखिए आगे अपने पास क्या हो जाएगा, तो आगे अपने पास हो जाएगा यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ E बराबर PC, E बराबर क्या बचेगा PC, ये तो नगण्य हो गया, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब मिटा रहा है ना पुनः दूसरी बार, अब हो जाएगा अपना कंप्लीट, बस 2-3 लाइनों का और फिर अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट। इधर से मिटा लेते हैं अपन पूरा, है ना। तो अब अपने पास क्या हो गया यहाँ से, E बराबर अंडरवुड P² C², या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं PC। E बराबर क्या बोल सकते हैं अपन PC। तो पीछे जो समीकरण है ना, फिर समीकरण 5 से P का मान रखने पर, समीकरण 5 से संवेग P का मान रखने पर ओके रख लेते हैं अपन। तो इधर तो हो गया आपके पास E बराबर P की जगह क्या हो जाएगा ER0BC, है ना, ER0BC। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा E बराबर ECR0B। ये होता है फॉर्मूला कंप्लीट। अब आप इसको पर्टिकुलर सोल्व भी कर सकते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला होगा, है ना, ये फॉर्मूला होगा आपके पास कि ECBR0 कंप्लीट फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो इससे मिलेगी, किसे, ECBR0। अब अपन इस फॉर्मूले को पुनः चेंज कर सकते हैं, कैसे, जैसे अपने कॉम्पिटेंट इफेक्ट पढ़ा नहीं पड़ा वैसे। ये दोनों कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन पर आवाज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ये पुनः आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू से आपका फॉर्मूला पुनः चेंज हो सकता है। तो चलो आइए अपन इसको करेंगे। ये तो हो गया एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आपके पास। तो अब अपन इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएंगे। तो E बराबर आपके पास हो जाएगा, ये तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू C का मान होता है 3 × 10⁸, है ना, अपॉन नीचे मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻⁹, है ना, 1.6 × 10⁻⁻⁷ × 10⁻6। तो आप इसको किस में बदल सकते हो, R0B मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में, ठीक है। तो आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा E बराबर 300। आप इसको सोल्व करना बेकायदा, 300 R0B मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ये हो गया आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल सोल्व का। पूरा आपको सिद्धांत के अंदर ये पूरा बताना है ऐसा कैसे, है ना। जहां R0 इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, जहां R0 इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, ओके, जहां R0 क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन के उस सर्कुलर पथ की रेडियस हो गई। अब जाके आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। ये इसलिए क्या, ये अब अपन जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना वहां यही मान रखना है
ये तो सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ई फिक्स होता है, सी फिक्स होता है, फिर अपन इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में बदल दिया। ये यूनिट है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये क्या है यूनिट है, अपन इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर लिया। तो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा, ये बराबर 300 तो आई रहा, अब ये मान रखकर मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन पूरा कंप्लीट है। 2 बार अपना बोर्ड भरा ऐसे और लास्ट में अपन इस कंक्लूजन तक पहुंचे ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप एक बार कंप्लीटली पूरे अच्छे से नोट्स बनाओगे ना, फिर आप उन एक एक लाइनों को 2 या 3 बार जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक है। अब अपन इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलो आइए एक अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फॉर्मूला एक तो ये ध्यान रखना, और इसी से अपने पास ही आया। न्यूमेरिकल करते हैं एक अपन। एक क्वेश्चन है अपने पास कि एक इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के स्थायी कक्ष की त्रिज्या, आपको रेडियस दे रखी है ना, स्थायी कक्ष की त्रिज्या 0.50 मीटर। देखो जैसे आपको यहाँ नाम देखना है, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन से पूछा गया है, बेटाट्रॉन से पूछा गया, या साइक्लोट्रॉन से पूछा गया, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन से पूछा गया, बस यहाँ नाम देखना, फिर वो टॉपिक आपका माइंड में आना चाहिए ना। 0.50 मीटर है तथा कक्ष पर 15 किलो तथा कक्ष पर 15 किलो गॉस का चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। 15 किलो गॉस, ये भी एक प्रकार से टेस्ला ही है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, गॉस ने बताया था यहाँ पर टेस्ला के रूप में, तो किलो गॉस है गया, इसका मतलब ये भी टेस्ला ही है ना। किलो गॉस का चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है ना। 15 किलो गॉस का चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या क्या निकालना, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, एक तो आपको निकालनी है ना, और सेकंड आपको निकालनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेगा, और एक आपको सेकंड निकालनी है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति की गणना करनी है आपको। आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति की गणना, आरोपित विद्युत क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी, जो पहला फॉर्मूला आया था ना, वहां से निकलती। आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति की गणना करो। गणना करो। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आइए आप इसको देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है, और उसके अनुसार अपने को निकालना है। तो देखिए आप, हाँ जी, आपको क्या दे रखा है, दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, और क्या क्या चीज़ गिवन है वो देखिए आप। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के स्थायी कक्षा की त्रिज्या, है ना। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी दे रही है आपको, 0.50 मीटर है, और तथा कक्ष पर कितना, 15 किलो गॉस यानी 15 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा और आरोपित विद्युत क्षेत्र की आपको आवृत्ति निकालनी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन करेंगे अपन, हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, है ना। पहला सॉल्व कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, फॉर्मूला होता है आपको पता है, E बराबर EC/R0B, या इसी को अपन ने सोल्व किया तो 300R0B, है ना। एक मिनट इसको नीचे लिख लेते हैं अपन, EC/R0B मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, या आपने इसको सोल्व किया तो और शॉर्ट रूप में आ गया कि E बराबर 300R0B मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली।
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक रुके। अब आपको पता है क्या क्या चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले आपको R0 उस स्थायी कक्षा की त्रिज्या दे रखी है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी, R0 0.50 मीटर है ना। और एक आपको दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से लिखते हैं, तो B बराबर कितना आपके पास 15 किलो गॉस, या इसी को अपन लिख सकते हैं 15 टेस्ला। ध्यान रखिएगा टी का मतलब टेस्ला है ना, टी का मतलब टेस्ला है। तो अब ये सारे मान पुट कर लीजिए आप समीकरण 1 से। ये जो भी वैल्यू है ना उसका आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर लीजिए। तो समीकरण 1 से अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से E बराबर 300 इंटू R0 0.5 इंटू R0 B 15 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप फाइनली सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा E बराबर 225 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एक आंसर ये हो गया आपके पास, फर्स्ट आंसर ये, फर्स्ट आंसर ये निकल गया ना। ठीक है, E बराबर कितना हो गया 225 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको सेकंड भी निकालना है, तो आप सेकंड भी निकालिए। तो सेकंड निकालना आपको आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति। तो सेकंड के लिए हो जाएगा आपके पास वही चीजें यहां पर, आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति F बराबर, अभी अपने पास बिछाया हुआ फॉर्मूला, F बराबर C/2πr0। यही थी, F बराबर क्या था, C/2πr0। अभी अपने पीछे देखा फॉर्मूला। तो यहां से C कितना आपके पास, सारी मान रखिए आप। तो C है आपके पास 3 × 10⁸ इंटू पाई है आपके पास 3.14 इंटू R0 त्रिज्या कितनी आई हुई आपके पास 0.5। तो आप F निकालोगे ना तो F हो जाएगी आपके पास 54 मेगा हर्ट्ज। बस ऐसा आपको क्वेश्चन सोल्व करना। बस इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में आपको दो ही चीज़ें पूछी जाएगी, आवृत्ति ज़्यादातर तो यही पूछेंगे आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की आपको गणना पूछी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस दे जाएंगे जहां पर आपको आवृत्ति भी पूछ लेंगे, है ना। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट है और ये आपका इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है ना। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा घर पे, और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज थी तो उस लैंग्वेज को अच्छे से यूज कीजिएगा कि कैसे क्या इसमें सॉल्यूशन हो रहा है ना। तो है ना। तो आज अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना कीजिए। सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन हो जाएगा, प्राप्त ऊर्जा की गणना कीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अंदर ये एनर्जी, अभी अपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो सिद्धांत था ना थ्योरी, उसी के अंदर एनर्जी है। तो आपको इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का ध्यान में रखते हुए ये इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के द्वारा इसको कितनी एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी का आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला कंप्लीटली सॉल्व करना है ना। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा कि एग्जैक्ट जो अगर आपका क्वेश्चन जो बन सकता है ना स्टैंडर्ड, क्योंकि अपना 22 और 23 दोनों पार्ट मिलाकर अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रचना, कार्यविधि और सिद्धांत को समझाए। तो सिद्धांत का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा। बताया था ना मैंने आपको, सिद्धांत का मतलब ही क्या है कि सिद्धांत का मतलब ही इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा। ओके, तो इस टॉपिक को ध्यान से कीजिएगा। आपका टॉपिक कंप्लीट है पूरा, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, है ना, नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर आएंगे। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। अब प्रोटॉन के लिए अलग से होगा देखो विधि, है ना। अगला पार्ट के लेकर आएंगे अपन प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन द्वारा कि प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए काम आया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज।